अगली तारीख ये आ जाना। कोर्ट पूरी कोशिश करता है, क्या पता आप में सुलह हो जाए, वो प्यार जो किसी जमाने में था फिर जाग जाए, समझना। लेकिन जब देखा इनमें नहीं बनेगी तब देता है तलाक। एक को तुरंत मिल जा रहा है, एक लपेटा लपेट चुपता है, एक लपेट ही नहीं पा रहा है। और सबके कल्चर अलग हैं कि तुम्हें नहीं हलाला प्रथा है, कहीं पहले हिंदुओं में नियोग प्रथा थी, इतनी गंदे गंदे सिस्टम। वो तो बढ़िया थैंक्स टू अंग्रेज के बढ़िया बढ़िया कर गए। नियोग क्या थी, स्टीम पढ़ाऊंगा, समझना मेरे भाई। ये सब पुरुषों ने अपने लिए बनाए। कोई भी सिस्टम देखना, इससे फायदा मेल का होगा। नियोग प्रथा का मतलब है, आज से 15-20 साल पहले तक बिहार में भी था नियोग प्रथा, आपने नाम सुना होगा, है ना। पहले सती प्रथा और एक और जो आग में कूद जाते थे अकेली, जौहर प्रथा, ये सब महिलाएं करेंगी, पुरुष नहीं। महिलाओं ने पुरुषों की इज्जत क्यों करना शुरू की? क्योंकि महिला को पता है कि स्वामी जिंदा है, तभी तक मैं जिंदा हूं। इसलिए ये डायलॉग आया कि स्वामी तुम्हारी जान में मेरी जान है, तुम्हारी सांस में मेरी सांस है। क्योंकि सती सिस्टम क्या था, पति मरेगा तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाएगा, और वो भी दुल्हन की ड्रेस में क्रीम पाउडर, लक्स और सब लगा के। मैं सच कह रहा हूं, यानी लक्स के साथ लाइफ बॉय फ्री जा रहा था। पति मर रहा है, पत्नी को जिंदा जला रहे हैं, क्योंकि पति का कंसेप्ट है मेरे बात तो ये रंजीत सर टच ना कर पाए, तो भैया तुमको आग में कूदना पड़ रहा है। बस इमेजिन करके देखो, अभी देखो हम नेचुरल मर जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल जाए आधे घंटे बाद हमें मरना है, आग में कूदना है, सोचो बस रूह कांप जाएगी। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है मजा है, रूह कांप जाएगी कि भैया आधे घंटे बाद आग में कूद के मरना है। इसलिए लड़कियों ने, महिलाओं ने पति को, पुरुषों को पूजना शुरू कर दिया। जब भी पुरुष युद्ध पे जा रहा है, थाली स्वामी मर के मत आना, हाथ कटवा लेना, पैर कटवा लेना, कुछ भी फोड़वा लेना, लेकिन जिंदा चले आना। तिलक लगाया जा रहा है कि टेंशन मत ले, क्योंकि तभी तुम देखना पुराने जमाने में महिलाएं ऊपर जो महल होता था उसकी छत से देख रही थी कि मर गए या तैयारी करें, समझना मेरे भाई। इसलिए महिलाओं ने आज भी ये स्वामी सेव लेके आऊं, क्योंकि पता है स्वामी तंदुरुस्त रहेंगे तब तक हम भी रहेंगे। स्वामी धोखे से निकल लिए तो हमें पैक करना पड़ेगा भैया, समझना। नियोग प्रथा का मतलब है कि जब भी किसी फीमेल का रोमांस का मन है और उसका हस्बैंड पास नहीं है, वो कहीं बाहर है या कुछ भी, तो या तो वो अपने देवर के साथ रिलेशन बनाए पहला, या अपने पति के कपड़े किसी भी मेल को पहना के उसके साथ रिलेशन बना सकते हैं, और ऐसा माना जाएगा कि हस्बैंड ने रिलेशन बनाया। अब समझना, इसमें किसका फायदा है? मेल का। जितने सिस्टम है सब में फायदा किसका है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये बेटा मैं नहीं हूँ, मतलब ये है, समझना। मैं तो आप सबसे प्यार करता हूँ, समझना। देखो मैं पहले था, लेकिन मैं इतना पढ़ लिया कि अब तो मैं महिलाओं से सिर्फ प्यार करता हूँ, बस समझना। क्योंकि 5000 वर्षों से आपका एक्सप्लोइटेशन हुआ। खैर, हलाला का मतलब सिंपल सही है कि ए ने बी को तलाक दिया, ए ने बी को तलाक दिया, यानी इस बंदे ने इस बंदी को छोड़ दिया। अब समझना, अब ये बंदी ने सी से रिलेशन चलाया, जो भी यहाँ भी डिवोर्स हो गया, अब ये बंदी पुनः यहाँ जाना चाहती है, पुनः उसी से। ध्यान में रखना, तो पहले किसी और से रिलेशन बनाना पड़ेगा। इसमें भी मजा किसका? समझना मेरे भाई, सारा सिस्टम। क्योंकि रूल दुनिया में किसने लिखे? पुरुषों ने। आपको पंचायतों में तो आरक्षण दे दिया इन्होंने, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में, कि कहीं महिला एमपी एमएलए ना बन जाए। इसलिए महिला आरक्षण विधेयक एमपी एमएलए अभी पास हुआ, जो 29 से लागू करेंगे। जानबूझ के पुरुषों ने, प्रधानी में तो तुम्हें दे दिया, गांव में जो होते हैं पंचायत, उसमें तो तुम्हारा है विकास की चाबी फलानी भाभी, समझना मेरा है ना, चुनाव चिन्ह करनी और बाकायदा। लेकिन एमपी एमएलए नहीं आएगा। अरे बोलो ना, ये जानबूझ के। इसलिए मैं महिलाओं से हमेशा कहता हूं, तुम्हारी स्थिति केवल एक चीज पर सही होगी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। मेरी माँ हाउसवाइफ है, पिताजी धोखे से पैसा कमा रहे हैं, तो समझना मेरे भाई, माँ डिपेंड है पापा पे, लेकिन माँ भी जॉब कर रही होती, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होती, तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा ये करते। आज भी भारत में महिलाएं पुरुषों पर डिपेंड है कि स्वामी वो 500 रुपये दे देते, वो पाउडर वाउडर लाना था, ठीक है दे दूंगा जी, ऐसे डिपेंड है। क्या करें, समझ रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा इन्हें भाव नहीं देना है। यही है सबसे बड़े दुश्मन। इन्होंने ही रूल बनाया कि रेड लाइट लगेगी, इन्होंने ही कहा ये हरे रंग की चूड़ियां लगेंगी, इन्होंने ही कहा तोड़ियां बिछियां, और खुद कुछ नहीं लगा रहे, खुद कुछ नहीं लगा रहे, और डेमो देने को घूम रहे हैं। बताओ जैसा ना, हमें वही तो कह रहा हूं। तो मेरे भाई समझना, मैं कह रहा हूं ये पुरुषों ने बनाई। किसने बनाई? पुरुषों ने। तो मेरे भाई प्रियम्बल का फाइनल टच लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या प्रियम्बल भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है? कितनी बार हुआ? कौन सा अमेंडमेंट? कौन सी ईयर? कितने शब्द जोड़े? क्या कैटरीना वर्ड, क्या कैटरीना शब्द जोड़ा? क्या समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता? मैं बोलूं कौन सी तारीख प्रियम्बल में मिलती है? मैं बोलूं भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मापित किया? प्रियम्बल की शुरुआत कहां से होती है? वी द पीपल ऑफ। प्रियम्बल में भारत शब्द कितनी बार है? क्या प्रियम्बल में डिग्निटी, गरिमा शब्द है? यूनिटी, एकता शब्द है? इंटीग्रिटी, अखंडता शब्द है? बंधुता, फ्रेटर्निटी शब्द है? सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द है? सेकुलर, पंथनिरपेक्ष शब्द है? डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक शब्द है? रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक शब्द है? तो क्या इंडिया रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सोवर्जन है? अरे बोलो ना, कितने टाइप का जस्टिस, कितने टाइप की फ्रीडम, कितने टाइप की इक्वलिटी? 305। बेरूबारी केस कब का है? 1960। क्या इसमें मना कर दिया कि तुम हमारी भाग, हम तुम में संशोधन? केशवानंद भारती केस में हाँ हाँ कर दिया कि तुम हमारे, हम तुम में संशोधन? बोलो ना।
कौन सी वाली? अरे उसके बाद ही तो बताया है मैंने, क्या बोला? पुराना केस पलटना है तो रूल क्या है? आगे जो बेंच बैठेगी उसमें ज़्यादा जज हों, फिर वो कहें। सिंपल सा है। तो ये प्रीएम्बल का कंसेप्ट है। इससे बाहर जो पीडीएफ देखो, एक एक चीज़ हमने दे दी है इस पीडीएफ में, इससे बाहर कुछ नहीं है। डाल भी रखा है, दोबारा अपडेट कर दूंगा, एक बार देख लीजिए, है ना। कमन गाइस, बस मेरे कहने से एक बार बस पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रीएम्बल अमेरिका के संविधान में बनाई गई, अतः भारत के संविधान में प्रीएम्बल का विचार कहाँ से लिया? प्रस्तावना की भाषा का स्वरूप। प्रस्तावना को किसकी देन मानते हैं? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार है? दो। जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अरे बोले, चलिए ब्रेक ले लें, बोलो एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर एक छोटा सा टॉपिक पार्ट 8 में 3 आर्टिकल है, निपटा दूंगा, फिर दुआ सलाम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, 4 बजे शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक। चलिए आ जाइए बच्चा। हाँ थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा खींचूंगा बस, अगर वो तो टॉपिक ही खराब करूँगा। चलिए बैठो बैठो भैया, आ जाओ यार पीछे वालों, तुम्हारा सुट्टा बीड़ी हो नहीं पा रहा। चलिए शुरू करें दोस्तों। पीछे भैया और कोई हो गया उनको बोल दो यार, छूटेगा फिर ये करेंगे। देखो भैया, एक छोटा सा टॉपिक है पार्ट 8, और आप देख ही रहे होंगे कितने आर्टिकल हैं? 3, लेकिन इसके कुछ पार्ट हैं। सुनना बड़े प्यार से, इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में किन के बारे में बताया गया है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के बारे में। सारे के सारे साथी यार उनसे फिर मना कर दो, क्योंकि भैया ले आए कॉफ़ी, उनसे मना कर दो, वो लेके आए। थैंक यू भैया, समझना मेरे भाई। सर ये टाइटल पार्ट 1 में भी है। नहीं भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, आकाश ही समझेगा। यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे साथी इधर देखिए। पार्ट 6 का टाइटल था स्टेट। क्या टाइटल था? स्टेट। आप सब जानते हैं इंडिया में कितने स्टेट हैं? अब बिल्कुल शांति से समझेगा, कितने स्टेट हैं? वह क्या है, मक्खी है? मुझे लग रहा है इसको मक्खा मिला नहीं है अभी, समझना है। बोलो कितने स्टेट हैं? आ ही रहे हैं यार अभी तक, जल्दी आओ पीछे। चलिए देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है, इसका टाइटल बाबूजी क्या था? स्टेट। और स्टेट में क्या होता है? गवर्नर। स्टेट में क्या होता है? सीएम। स्टेट में क्या होता है? हाई कोर्ट। स्टेट में ये, अब समझना। तो ये तो हो गया स्टेट की शासन व्यवस्था। बट हमको ये भी तो पता है कि इंडिया में 8 यूटीज हैं। आखिर यूटीज में क्या क्या होता है? आखिर यूटीज की शासन व्यवस्था, गवर्नेंस कैसे चलती है, वो वाली बात पार्ट 8 में है। तो पार्ट 8 का एग्जैक्ट टाइटल है संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था। आखिर केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कैसे होता है, कौन करता है? अरे बोलो ना। अगर आप नाम में चले जाओ, चलो भैया नाम में चले जाइए, क्या लिखा है? केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे प्रदेश जो शासित होते हैं किसके द्वारा? नाम में ही है सब कुछ, समझना मेरे भाई। आज देश में एक केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट। अब यूपी की गवर्नमेंट कैसी है? बिहार की, लेकिन पूरे देश में मोदी जी की। समझना आप भैया, सेंटर ताकतवर है या स्टेट? संघ ताकतवर या राज्य? भारत सरकार ताकतवर या यूपी सरकार? भारत सरकार। तो हमने, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये 8 यूटी बनाई क्यों? आखिर 8 यूटी बनाई क्यों? क्यों हमने जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया? आए दिन दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। आज दिल्ली राज्य है या यूटी है कि नहीं भैया? बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझना। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि यूटी क्यों बनाई जाती है, कौन इन पर शासन करता है। यार अभी तो आ ही रहे हैं लोग यार, इनको टेंशन नहीं होता है कि छूटेगा। पहले तुम लोग सेट हो जाओ। हाँ, किससे क्या, एनाकोंडा से हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो मेरे भाई, आज कितनी यूटी है? बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कर लो, तभी समझ पाओगे यूटी क्यों बनती है। हमने 8 को स्टेट क्यों नहीं बनाया? तो बोलो एक बार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दादरा नागर हवेली, दमनदीप। अब अगर आप लोकेशन भी देखोगे तो बहुत सारे इसमें इंडिया के बिल्कुल टेरिटरी वाले हिस्से पे हैं, जैसे अंडमान निकोबार, जैसे लक्षद्वीप, जैसे पांडिचेरी। अब समझना, यूटीज वे प्रदेश होते हैं जो सोशल, हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल दृष्टि से कैसे हैं, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे साथी समझना। मेरे दोस्त, जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखेगा। आज 8 यूटीज हैं। सबसे पहली यूटी है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार
बाबूजी कब बना ये? 1956। और मेरी जान, अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उपराज्यपाल। ध्यान में रखना, कभी भी स्टेट में उपराज्यपाल, वहां होता है गवर्नर। गवर्नर बड़ी इश्क से समझना, मोहब्बत से बोलो ना। और इसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं होता। मेरी जान, अंडमान निकोबार का कोई भी मामला हो गया, वो किस हाई कोर्ट के अधीन सुना जाएगा? कलकत्ता हाई कोर्ट के। 1000 बार ये क्वेश्चन आया है कि अंडमान निकोबार के मामले किस हाई कोर्ट में सुने जाते हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट में। अंडमान निकोबार को तो जो जिस यूटी के पास जो भी स्टेट का हाई कोर्ट पड़ेगा वहीं सुनते हैं। तो भैया कलकत्ता हाई कोर्ट में अंडमान निकोबार के मामले सुने जाते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, क्या अंडमान निकोबार में सीएम होता है? बाबूजी ऐसे मत करो, इधर देखो। जिन जिन के नोट्स लेके बैठ रहे हो तो एक पैराग्राफ में अभी आप देख भी रहे होंगे। मैं इतना कंटेंट इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तुलना कर लेना किसी से, समझना। तो मेरी जान, अंडमान निकोबार कब बना? क्या होता है यहाँ? ओ, लेफ्टिनेंट गवर्नर। समझना, लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्शन होता है या अपॉइंटमेंट? और जिसका अपॉइंटमेंट होता है उसका इलेक्शन, और जिसका इलेक्शन होता है उसका अपॉइंटमेंट। चिल्ला चिल्ला के कुत्ते की तरह बता दिया है, गधे की तरह। मेरी जान, अब देखो दिल्ली में आप रह रहे हैं, कब बनी है? दिल्ली में क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखो दिल्ली में विधानसभा, अभी इलेक्शन है, चारों तरफ पोस्टर लगे पड़े, नहीं सहेंगे अत्याचार, अब की बार चिल्लानी सरकार, यमुना मैया ये कर रही। भैया दिल्ली में क्या होता है? अदिति जी हैं आपकी दोस्त, समझना। अरे बोलो ना, हमारी तो जानू है। और भैया दिल्ली के मामले कहाँ सुने जाएंगे? दिल्ली के हाई कोर्ट में। तो दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसका खुद का है। क्या है खुद का? हाई कोर्ट। जैसे अभी आपका खुद का नहीं है ना, तो वैसे ही यहाँ खुद का है। क्या? हाई कोर्ट। कोई दिक्कत? मेरे दोस्त, खुद का जब नहीं होता तो दूसरे से काम चलाते हैं। तो देखो भैया, मुझे क्यों बुला रहा है यार? लक्षद्वीप कब बना? लक्षद्वीप में क्या होता है? प्रशासक। अब अंतर देखो, यहाँ पे जो हेड है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। यही क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और कहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो मेरी जान, लक्षद्वीप में क्या है? और लक्षद्वीप में कोई लेजिस्लेचर? और लक्षद्वीप के मामले कहाँ सुने जाएंगे? केरल हाई कोर्ट में। कहाँ पे? केरल हाई कोर्ट में। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं मेरे दोस्तों। दादरा नगर हवेली दमनदीप, ये पहले छोटे छोटे दो अलग थे, हमने पकड़ के एक कर दिया कि आओ वे मिल जाओ। तो दादरा नगर हवेली दमनदीप मिला के एक कर दिया। और ये कब एक कर दिया? और इसमें जो हेड है उसको प्रशासक कहते हैं। और समझना सारे के सारे साथी, जो दादर नागर हवेली है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और ये नहीं होगा। यहाँ के मामले कहाँ सुने जाएंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट में। अरे कहाँ सुने जाएंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब देखना मेरी जान, पांडिचेरी कब बनी? क्या होता है यहाँ? और यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और सीएम है, और इसके मामले। अब अंतर समझना, अंतर समझना। केवल दिल्ली में, केवल पांडिचेरी में, और अब कर लो केवल जम्मू एंड कश्मीर में। 8 में से ये 3 यूटी तो ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेचर है, जहां पर सीएम है। बोलो ना। और 8 में से 2 यूटी ऐसे जिनका अपना हाई कोर्ट है, एक दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर। एक दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर जिनका अपना खुद का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, बाकी अगल बगल वाले पे दूसरे पे चलते हैं। अरे बोलो ना। अब देखो, चंडीगढ़ 1966 में बना, चंडीगढ़ के हेड को प्रशासक, और चंडीगढ़ में कोई लेजिस्लेचर नहीं है, और चंडीगढ़ के मामले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। जम्मू कश्मीर 2019 में यूटी बना, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, या लेजिस्लेटिव असेंबली है, या चीफ मिनिस्टर है। और भैया 90 सीटों वाली विधानसभा है, 70 सीटों वाली विधानसभा है दिल्ली। और मेरी जान, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया 2019 में। लद्दाख में क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या नहीं होता? लेजिस्लेचर। और लद्दाख के मामले कहाँ सुने जाएंगे? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में। कुल मिला के कितने यूटी हैं आज? 8। आइए मित्रों, अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये यूटी बनाए क्यों गए। मैं सोचा भारत माता की जय कह रहा है, या कोई कश्मीर वाला पत्थर मारने आ गया। मैं सब बता रहा हूँ, मेरी जान उसी पे आ रहा हूँ तुम यार। ये तो यही है, ये मुझे टोका टाकी पसंद नहीं है यार। मेरे लो ये एनसीआर ले एनसीआर ले देख, एनसीआर आ गया कि जबरदस्ती। लेकिन यहाँ आऊँ तो पहले, और प्यार नहीं करने देना, मैं करूँगा। अब यहाँ, अब सर ऐसे, अब यहाँ, अब मैं करूँगा ना कि तुम्हारे अनुसार चलूँ। पता नहीं यार, टोका टाकी अलग ही है। नहीं रहा नहीं जाता, वरना सुभाष की तरह सुसाइड करना पड़ेगा। माताओं की इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है, पूरी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा रोमांटिक बन लो। चल हिस्ट्री भी आप करा देना भैया, मैं दूसरे का काय को रोजगार खाऊं, ठीक है? जो भूमिका मिल रही है वही करने, तो ऑनलाइन पढ़ लेना यार, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा कमन गाइस, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ये बताना चाह रहा था कि हम क्यों बनाते हैं यूटी। अब जैसे दिल्ली को हमने यूटी बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझना, शासन प्रशासन के आधार पर। ये दिल्ली है, ये भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी दिल्ली में 7 रेस कोर्स है, प्रधानमंत्री का आवास। इसी दिल्ली में प्रेसिडेंट है का अपना आवास है, रायसीना हिल। तमाम देशों के दूसरावास हैं, एम्बेसियाँ हैं। यहाँ पर
पार्लियामेंट है, तमाम चीज़ें। अब आप खुद बताओ, तुम्हारे घर पर रिश्तेदार आएगा तो आपके घर है ये, इसमें जानबूझ के आप एक कमरे को, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, गांव में बैठका बोलते हैं, तुम कभी ड्राइंग रूम बोल देते हो, कोई कुछ बोलता है, उसको आप माहौल बना के सेट करते हो, बढ़िया टेल, बढ़िया लाइटें और सोफा वोफा डलवा के। तो जब भी कोई भी आपके घर पे गेस्ट आएगा, कौन से रूम में ले जाओगे? तो यार बता ही नहीं रही, मैं कह रहा हूँ गेस्ट को कौन से रूम में ले जाओगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, समझना, कौन से रूम में ले जाओगे? गेस्ट रूम में, जिसमें अच्छे खासे से सजावट है। अब जैसे ही दूसरे रूम में जाएंगे, उसमें पलस्तर भी नहीं है, समझना, ऐसे ही होता है। हम सब लोअर मिडिल क्लास से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, तो ऐसे ही होता है। तो मेरी जान, वैसे ही जब भी अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आएगा, श्रीलंका का राष्ट्रपति आएगा, तो उसको हम यूपी में फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा जनपद ले जाएंगे या दिल्ली में लेके आएंगे? दिल्ली में आएंगे, क्योंकि दिल्ली में वादियाँ हैं, समझना। तो हम दिल्ली में लेके आएंगे क्योंकि दिल्ली में सड़कें ठीक हैं, लाइटें हैं, माहौल है। अब समझना, अब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और पूरे यहाँ पर सिंध में बीजेपी की सरकार है, और वैसे ही सरकारें एंटी रहती हैं कि मैं कब्जा मार लूँ, मैं कब्जा मार लूँ। आज दिल्ली को यूटी बनाया, इसलिए दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर में नहीं है, इसलिए दिल्ली की जो भूमि है, लैंड एरिया है, वो केजरीवाल के अंडर में नहीं है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ये केजरीवाल के अंडर में नहीं है। तीन चीजें बोलो, पुलिस, कानून व्यवस्था, भूमि, बोलो लॉ एंड ऑर्डर, लैंड एरिया और दिल्ली पुलिस, ये तीन अमित शाह की बात सुनेंगे, गृह मंत्री। अब समझना, बड़ी इश्क से समझना। अब ये अगर आज दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दें तो दिल्ली में केजरीवाल ताकतवर हो जाएंगे। अब आया डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पे, और यहां उतर गया। अब दिल्ली पुलिस केजरीवाल की है। मान लो अगर आज दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार से चिट्ठी लिखनी पड़ती कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, इतने पुलिसकर्मी भेज देना। केजरीवाल कह रहा नहीं भेज रहा वे। और मान लो एयरपोर्ट पे किसी ने स्याही भी फेंक दी डोनाल्ड ट्रंप पे, तुम समझ जाओ इसका इंपैक्ट क्या होगा, समझ जाओ। जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे यहाँ एक बार आए थे तो 100 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने खर्च किए। ये वैल्यू है उस व्यक्ति की, 100 करोड़ 2 दिन के। जमीन के नीचे सुरक्षा, आकाश में सुरक्षा, यानी कहां कहां सुरक्षा। और अगर गाड़ी इधर से जाएगी, देखा कि वजीराबाद थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है, ढक दो इसे, दीवार खड़ी कर दी। 100 करोड़। आपके घर पे विधायक एमपी एमएलए आता है, ये लो मिठाई, ये लो कोल्ड ड्रिंक, ये लो ये। पड़ोसी आता है, चाय पियोगे क्या? अरे मत पियो, क्या करोगे पी के? तो ये वैल्यू दिखाता है कि सामने वाला कौन है, बोलो ना। मेरी जान, बड़ी मोहब्बत से समझना। तो दिल्ली पुलिस, इसलिए आज दिल्ली को हमने अपने अंडर में रखा क्योंकि यहाँ तमाम दूतावास है, तमाम आए दिन प्रेसिडेंट तमाम देशों के आते हैं, परेड होती है, चीजें। पता चला केजरीवाल सपोर्ट ही नहीं कर रहे, किसी अगेंस्ट की सरकार आ गई। या जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। अब मान लो यहाँ अंडमान निकोबार अगर है, मान लो यहाँ लक्षद्वीप है, समझना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आज यहाँ पे कोई अलग सीएम होता, आज ये यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र देश की रक्षा करेगी, क्योंकि देश की रक्षा करने का काम भारत सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं। भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो जाएगी तो यूपी वाले नहीं जाएंगे कि लाओ भाई राइफल निकाल के लाओ, आज पाकिस्तान को देखना है, नहीं, वो आर्मी देखेगी। अब आर्मी स्पष्ट लिखा है, इंडियन आर्मी, वहाँ ये नहीं लिखा यूपी आर्मी, बिहार आर्मी, यस नो। तो मेरे दोस्त समझना, तो अगर मैं सीएम हूँ यहाँ अंडमान निकोबार का और घुसपैठिया घुसाने चाइना को या पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने अंडमान निकोबार के सीएम से कॉन्टैक्ट किया कि 3000 करोड़ रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, बदले में मेरे ये 20 आतंकवादी इंडिया में घुसेंगे। व्यक्ति हूँ, लालच में आ गया, मैंने घुसा दिए, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके हैं। तो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं केंद्र ने अपने पास रखे। पहले जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, आए दिन इंडियन आर्मी पर वहाँ के लोग पत्थर मारते थे, तमाम बुरी तरह, क्योंकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो लोग वहाँ वोटिंग करते थे। आज यूटी बना दी, अब मार के दिखाएं, क्योंकि केंद्र सरकार है, अब आर्मी भेज देंगे। नहीं बेटा, अलंकारों का इस्तेमाल ना करें, समझना मेरे भाई, ज़्यादा जोश में आ गए एकदम, तो इससे अपनी भावना निकाल ही दें। जब व्यक्ति के पास शब्द नहीं होते तो अलंकारों का इस्तेमाल करता है कि सर इनकी माँ की ये कर दो, सर माँ बहन पे मत जाओ। बात समझ में आ रही क्यों मनाए जाते हैं? अरे बोले यार। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, आ जाओ फटाफट सारे के सारे साथी। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में यूटीज के बारे में बताया गया। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 239, इसमें लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करेगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेशों का शासन करेगा, ध्यान में रखना। फिर एक आर्टिकल है आर्टिकल 239A, इसमें कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में लेजिस्लेचर का बनाना किसके ऊपर है? संसद का काम है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी यूटी में लेजिस्लेचर की व्यवस्था कर सकती है या वहां से हटा सकती है। आज दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको हटा देगी। आज अंडमान निकोबार में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वहां पे बना देगी। बोलो ना, ये वाली बात स्पष्ट तौर पे लिखी है। तो मैंने बोला नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे पहले से चले आ रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां, कैपिटल है जो यहाँ को भी संभाले, पॉपुलेशन है, केंद्र सरकार और चीज़ों पर ध्यान देगी कि दिल्ली पे ही ध्यान दे। समझना भैया, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली, और आर्टिकल 239A क हमने एक 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। कौन सा? 69। बाबूजी कब हुआ? 1991। और इसके माध्यम से दिल्ली को एनसीआर घोषित कर दिया, दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल एरिया। अब इसका मतलब समझिए, जो भैया ने कहा सर एनसीआर का मतलब क्या है? भैया पहले दिल्ली इतने में था, पॉपुलेशन कम थी, लेकिन तुम पर रोका तो खाया नहीं जा रहा। 1952 में इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया था।
इंदिरा गांधी ने पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई, तब भी तुम पर रोका नहीं खाया गया। आपने हमारा पूरा साथ दिया है, इस चीज़ को मानेंगे, कंधे से कंधे मिला के साथ दिया, और आज हम नंबर 1 हो गए। अभी होने दो जनगणना। अब समझना, पहले दिल्ली में कम पॉपुलेशन थी, अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि लोग गाँव से माइग्रेट होकर आ रहे हैं नौकरी की तलाश में। कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड में, किसी ने अंडे का ठेला लगा दिया, क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ डिमांड ज़्यादा होगी। कोचिंग सेंटर मुखई नगर में ओपन करूँ, एक अपने गाँव में ओपन करूँ, कहाँ चलेगा? मुखई नगर। गाँव वाले तो कहेंगे अरे मास्टर साहब ले लियो पैसा, बाद में लिख लेना, पढ़ा दो बालक को। समझना मेरे भाई, कोई नहीं। यहाँ पे क्या है, रिसेप्शन पे पहली बैठा कि नो बेटे कम नहीं होते बेटे, यू नो, नो 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 नो। और लड़कियाँ बैठा देते हैं जैसे कि लड़कों को बेइज्जती लगे पैसा कम करवाने के लिए। अब नंगे होकर पढ़ रहा करो मैडम, इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम सोचते हो कि यार हंस के बात कर रही है, शायद व्यवस्था बने, कभी नहीं बनेगी। समझना, अब दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी कि आप ज़्यादा नहीं, गांधी विहार, नेहरू विहार, वजीराबाद, गोपालपुर को देख लो, 25 गज का मकान है, उसी को खड़ा कर दिया कि कौन सी मंजिल पर रह रहे हो, 6वीं पे। और जैसे ही गए कहाँ खत्म, बस पैर फैला दिए पूरे, तो यही है भैया, यहीं सो रहे हैं। और साला फ्रेश होने वाला लेटरिन तो उतनी है कि इतनी में बैठ जाओ, इतनी में खड़ा हो जाओ। ये सारा खेल पॉपुलेशन का है, सारे के सारे साथी समझना। अब पॉपुलेशन इतनी बड़ी कि जनसंख्या विस्फोट हुआ, अब इसका विस्तार किया, फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर 9 महीने में डाउनलोड कर रहे हैं। देखो भैया, अब समझना, फिर गुड़गांव डेवलप हो गया, फिर नोएडा डेवलप हो गया, फिर गाजियाबाद डेवलप हो गया। अब इस पूरे रीजन को एनसीआर घोषित कर दिया कि दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र नेशनल कैपिटल एरिया वाला एरिया। अब ये मेन हो गया राजधानी, अब इसके आसपास नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, इनको भी एनसीआर में शामिल कर दिया। अरे बोलो यार, इसका मतलब है हम दिल्ली के डेवलपमेंट के अलावा इसके जो टेरिटरी वाले एरिया है उनका भी क्या करेंगे, डेवलपमेंट। आज देख लो गुड़गांव को, आज देख लो ग्रेटर नोएडा को, दिल्ली से ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि पॉपुलेशन में मूव करें, कायदे में हम दिल्ली वाले जिंदगी जी नहीं रहे, काट रहे हैं। ऑक्सीजन है नहीं, दूध पीने को है नहीं, पूरे दिन पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, इस बात को समझना है। अरे बोलो हाँ कि ना, तो सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे भाई, बेटा क्लास में तो समझना सारे के सारे संदेह, ठीक है। तो ये एनसीआर, तो 69 में अमेंडमेंट के माध्यम से दिल्ली को विशेष उपबंध बना दिया, और दिल्ली में क्या बनाई थी, लेजिस्लेटिव असेंबली। और कितनी सीटें हैं, 70। अब देखो, हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि टोटल मंत्री हो सकते हैं 15% से ज़्यादा नहीं, बट दिल्ली में कितने हैं, 10%। दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसकी टोटल सदस्य संख्या के कितने परसेंट मिनिस्टर हो सकते हैं, 10%। 10% निकालेंगे कितना आएगा, तो दिल्ली में कितने मिनिस्टर हो सकते हैं, 7। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद विधानसभा का अधिकतम कितनी होगी, 10%। अभी बताया था भैया। देखो भैया, दिल्ली की जमीन को छोड़कर, दिल्ली की पुलिस को छोड़कर, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर बाकी सब पर लॉ बना सकता है। लेकिन ये 3 चीजें केंद्र सरकार के पास हैं। किसके, केंद्र सरकार के। बोलो ना, जो मैंने अभी आपको बताया, मिनिस्टर कितने होंगे, यानी 10% हो सकते हैं अधिकतम। राज्यों में कितना, 15%। अब देखो फिर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 239 ए बी क ख, ये कह रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में क्या, राष्ट्रपति शासन। कि अगर कोई यूटी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर वो ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शासन नहीं चला पाती, तो वहां पर कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल बना सकता है। अरे बोलो ना, सिंपल सा कंसेप्ट है भैया। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 239 क्लॉज बी, केंद्र शासित प्रदेशों में ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है, उपराज्यपाल, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। और वो भी किससे अनुमति लेके, राष्ट्रपति से, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का हेड होता है। अब कह रहा है आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 कह रहा है कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमनदीप, पांडिचेरी के लिए क्या कर सकता है, विशेष कानून बना सकता है। प्रेसिडेंट को ये पावर है। और फिर है मेरे बच्चे आर्टिकल 241, आर्टिकल 241 कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद क्या बना सकती है, हाई कोर्ट बना सकती है। और संसद किसी राज्य के साथ उनके हाई कोर्ट का प्रावधान भी कर सकती है। अगर यूटीज के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है तो पार्लियामेंट उसको अटैच कर देगी किसी और के साथ, या पार्लियामेंट चाहे तो उस यूटी का एक हाई कोर्ट भी बनवा सकती है। जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है। सिंपल सा फंडा, 3 ही आर्टिकल हैं जो आपको बस एक अमेंडमेंट जानना है यहाँ, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच आर रिलेटेड टू दिल्ली। दिल्ली में 70 सीटों वाली विधानसभा है, 10% मंत्री हो सकते हैं। दिल्ली की भूमि, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास, और हमारे पास 8 यूटीज हैं, और 8 यूटीज में कहाँ कहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो थोड़ा सा आप देख लेना, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है भैया, बस यहाँ पे आपको ये काट लेना, ये एक्स्ट्रा में लिख गया है। ठीक है भैया, तो ये आपका खेल है पार्ट 8 का। बाकी मिलते हैं आपसे बाद में। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस। गाना सुनेंगे देखो तुरंत बैठ गए।